1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान हमला, ये दो ऐसे इंसिडेंट्स जिन्होंने भारत को बताया एक सीक्रेट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत क्या है। उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्हें उस समय समझ में आ गया था कि भारत को एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी की जरूरत है जो दूसरे देश में जाकर वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाकर भारत को दे सके। ऐसे में एक फैसला लिया गया और एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। आज के टाइम पर पूरी दुनिया में 195 देश हैं और ऐसा एक भी देश नहीं है जहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारत को ना मिल रही हो। पर ये मुकाम एक दिन में नहीं बना। जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, इसकी कमान आर्यन काओ को दी गई और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी मजबूत नींव दी कि उस पे सालों साल बिल्डिंग खड़ी रह सके। उन्होंने इसको न सिर्फ आकार दिया बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें पूरा देश फक्र कर सके, विश्वास कर सके। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को ना कोई अवार्ड मिलता है और ना ही कोई फोटो मिशन कंप्लीट होने पर अखबार में आती है। ऐसे में बिना शोर किए, बिना नाम लिए देश की सुरक्षा में हर पल डटे रहते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। रॉ भारत की टॉप सीक्रेट एजेंसी है जिसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन आज हम आपको इसकी कहानी बताएंगे। कहानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की जो हर खतरे से पहले ही भारत को अलर्ट करता है। रॉ का एक ही मिशन होता है, भारत के फॉरेन पॉलिसी के हितों की रक्षा, दुश्मनों की चालों का भेद खोलना और दुनिया भर में भारत के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना। ये एजेंसी उन सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उजागर करती है जो देश को भीतर से तोड़ना चाहते हैं और उन साजिशों को भी जो देश के पार रची जाती है। रॉ के एजेंट्स का कोई नाम नहीं होता, कोई फोटो नहीं होती, कोई पहचान नहीं होता, लेकिन उनका काम इतिहास रचना है। ये वो सीक्रेट हीरोज हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता, बट उनके बिना भारत अधूरा है। क्योंकि 1971 में जब भारत युद्ध में फंसा हुआ था, उस टाइम रॉ ने ही भारत की हेल्प करी थी एक नए देश को जन्म देने में। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। रॉ वो पिताजी है सर। हर बार जब तिरंगा लहराता है, हर बार जब हम चैन की नींद सोते हैं, तो कहीं न कहीं एक रॉ एजेंट चौकन्ना खड़ा होता है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉ सीक्रेट एजेंसी के बारे में कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था और रॉ के कुछ सीक्रेट मिशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक प्राउड फीलिंग देने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं रॉ की असली सच्चाई। रॉ के कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी विदेश में भारत का आंख और कान बनना। रॉ दुनिया भर में फैले उन एविडेंस को कलेक्ट करता है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दुश्मन देश की प्लानिंग हो या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की चाल, रॉ पहले से ही पता कर लेता है उनका अगला मूव क्या होगा और भारत को अलर्ट कर देता है। इसके साथ ही जब भारत के बॉर्डर के पार कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनपता है तो रॉ उसका नक्शा तैयार करता है। कौन सी जमीन पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहा है, इसकी पूरी तस्वीर भारत सरकार को मिलती है रॉ की रिपोर्ट से। इसके साथ ही दुश्मन या तो देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, रॉ उस हर ताकत पर नजर रखता है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रॉ उन साजिशों को वहीं पे रोक देता है जहां वो पनप रही होती है। वैसे आज के समय पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो इतनी तेज धार है ना, उसका कहीं न कहीं श्रेय हमारी रॉ एजेंसी को ही जाता है। किस देश से दोस्ती करे, किस देश से दूरियां बनानी चाहिए, इन सब फैसलों में हमारी सीक्रेट एजेंसी रॉ भारत सरकार की हेल्प करती है। कौन सा देश कल दोस्त हो सकता है या दुश्मन, इसका अनुमान रॉ पहले ही लगा लेता है और यही अनुमान भारत को आगे की सोचने में हेल्प करता है। रॉ की सबसे बड़ी ताकत है उसकी प्राइवेसी। इसकी रिपोर्ट सांसद में नहीं पढ़ी जाती है, इसका बजट पब्लिक नहीं होता। इनके ऑफिसर डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और ज्यादातर देशों में डिप्लोमेट, बिजनेसमैन या रिपोर्टर की आइडेंटिटी के रूप में गुमनाम होते हैं। आपको बता दें कि रॉ ने न केवल भारत को मुसीबत से बचाया है बल्कि विश्व का नक्शा भी बदला है। 1971 एक ऐसा साल जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की दिशा बदली। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? और इसी साल पूरी दुनिया ने देखा भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ की असली ताकत।
यह युद्ध सिर्फ बमों और गोलियों से नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध लड़ा गया था इंफॉर्मेशन, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से, और रॉ था इस मिशन का सीक्रेट कमांडर। वैसे यदि आप भारत पाकिस्तान के सारे युद्धों के बारे में जानना चाहते हो कि हर युद्ध में भारत को क्या मिला, भारत ने क्या सीखा, पाकिस्तान को क्या मिला, तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर करी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। 1960 के दशक के आखिरी साल पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान जो है, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया एंड पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गई। करोड़ों लोग भारत की ओर आने लगे। रॉ के पहले प्रमुख आर्यन काव को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में ऑलरेडी अपने एजेंट्स को काम पे लगा दिया था। जानकारी जुटाई, जमीनी हालात को समझा और भारत सरकार को बताया ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये है आजादी के पहले का संग्राम। रॉ ने समय रहते ही बताया ये इंडिपेंडेंस होने की पहली मुहिम है और यहीं से जन्म हुआ मुक्ति बाहिनी का। रॉ ने सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग्स नहीं दी बल्कि हथियार दिए, उनको बताया कि आपका दुश्मन कहाँ पे है और उन्हें स्ट्रैटेजी बना कर दिया कि हमला कैसे और कब करना है। यह ऑपरेशन भारत के पूर्वोत्तर में बांग्ला भाषी अफसरों और एजेंटों की विशेष टीम के द्वारा स्टार्ट हुआ। इसी बीच रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में उपस्थित पाकिस्तानी फौज के हर मूवमेंट पर बारीक नजर रखी। कहां पर तैनाती है, कौन सा ब्रिज इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से ठिकाने एक्टिव है, और ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भारतीय फोर्स को दिया जा रहा था रॉ के द्वारा। रॉ ने सोवियत संघ का भारत के साथ मजबूत रिश्ते में भी कॉन्फिडेंशियल रोल है और इसी का रिजल्ट था 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल ए नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था, बिकॉज इसमें 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने खड़े कर दिए थे। बांग्लादेश की आजादी रॉ की सबसे पहली और बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी, एक ऐसी विक्ट्री जिसने रॉ को वर्ल्ड की टॉप सीक्रेट एजेंसीज की लिस्ट में खड़ा कर दिया। रॉ का स्ट्रक्चर बाकी गवर्नमेंट बॉडीज की तुलना में काफी अलग होता है। ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, यह डायरेक्टली रिपोर्ट करता है देश के सर्वोच्च पद को यानी प्रधानमंत्री को, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर ऐसा क्यों? यदि इंटेलिजेंस एजेंसी मिनिस्ट्री से होकर गुजरेगी तो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसके लीक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, और ये किसी भी बात को बंद लिफाफे में पेश करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन उनको ही मिले जिनको जरूरत हो। अब सवाल यह उठता है, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है तो अकाउंटेबिलिटी का क्या? इसका जवाब पारंपरिक नहीं है, इथिकल और स्ट्रैटेजिक है। रॉ के ऑफिसर हाईली ट्रेंड होते हैं और देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी होती है और अकाउंटेबिलिटी उनके हर स्टेप में। साथ ही कुछ हद तक उनके कामों की निगरानी भी की जाती है। इंटरनल कोड्स के थ्रू हर ऑपरेशन सीक्रेट होता है बट उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, बजट उनको कितना मिलता है? वो बजट तो हमारे टैक्स से आता है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि वहाँ पर कितने पैसे रॉ को दिए जा रहे हैं। यदि आप भी ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप खुद सोचो, यदि किसी देश को पता चलता है हमारे खिलाफ इतने पैसे यूज हो रहे हैं तो वो हमारे देश के एजेंट्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल्स को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। क्योंकि सोचिए, अगर किसी ऑपरेशन में किसी देश में कितना पैसा खर्च हुआ या पब्लिक हो जाए तो हमारे एजेंट्स के लिए खतरा बन सकता है, पूरा मिशन ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल जासूसी एक नया मोर्चा बन चुका है। रॉ ये जानने की भी कोशिश करती है कि बाहर की कौन सी कंपनी भारत में पैसे बेचकर जासूसी करवा रही है, कौन से बिजनेस नेटवर्क्स भारत की तकनीक को चुरा रहे हैं, कौन से एनजीओ एवं फंड भारत विरोधी मुद्दों को बढ़ावा दे रही है, चीनी कंपनियों की डाटा चोरी हो या किसी इंटरनेशनल बिजनेस समझौते में भारत के खिलाफ छुपा एजेंडा। रॉ ने बार बार भारत सरकार को समय से पहले चेताया है। आपको क्या लगता है टिकटॉक कैसे बंद हुआ? पबजी क्यों बंद किया गया था? अचानक क्या हो गया था? आपको बता दें कि 2003 का इंडिया गेट बम विस्फोट
जिसकी प्लानिंग रॉ ने पहले ही पकड़ ली थी। इसका एक एग्जाम्पल है। वैसे आपको ये पता तो होगा ही कि अब जो युद्ध होता है ना, वो सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती है, वह स्क्रीन पर लड़ी जाती है। रॉ ने भी समय के साथ अपने आप को बदला है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है। आज के टाइम पर रॉ सिर्फ अपने लोकल एजेंट्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि डिजिटल डाटा, ईमेल इंटरसेप्शन और हैकिंग जैसे टेक्निक्स का यूज कर रहा है, ताकि हम जो टॉप लेवल की एजेंसीज हैं उनसे कम्पिटिट कर सके और हर लेवल पर भारत को सुरक्षित रख सके। अब बात करते हैं रॉ के कुछ ऐसे कारनामों के बारे में जिसके सुनकर आपको भी यही लगेगा, रॉ है तो भारत हर चीज के लिए रेडी है। 1988 की रात मालदीव की राजधानी माले पर भाड़े के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। इनका समर्थन था फ्लोट नामक तमिल संगठन का, जो श्रीलंका से संचालित होता था। मालदीव के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी और तब रॉ हरकत में आई। एजेंसी पहले से ही प्लॉट पर नजर बना के रखी हुई थी। जैसे ही क्राइसिस इंफॉर्मेशन मिली, रॉ अपने काम को और तेजी से स्टार्ट कर दी और रॉ ने तुरंत भारत सरकार को इंफॉर्मेशन दिया, कितने लोग हैं, उनका कौन कौन से हथियार हैं और वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कहां छुपे हैं। रॉ की 3 प्रमुख भूमिकाएं थी। पहला था असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, विद्रोहियों की जानकारी जुटाना और ऑपरेशन के लिए भारतीय सैनिकों को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देना। और कुछ ही टाइम में रॉ की इंफॉर्मेशन के कारण भारतीय सैनिकों ने वहां के प्रधानमंत्री को बचाया और माले को सुरक्षित किया। ये एक ऐसा मिशन था जिसने रॉ को दुनिया भर में एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक एजेंसी के रूप में स्थापित किया। भूटान एक शांति प्रिय देश था जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त था, लेकिन 1990 के दशक के आखिरी सालों में इसके दक्षिणी जंगल भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों के अंडे बन चुके थे। उल्फा, एनडीएफबी और केलो जैसे गुट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा फैलाकर भूटान में पनाह लेते थे। भारत ने भूटान पर सीधी कार्रवाई करने का नहीं सोचकर रॉ की हेल्प से एक नई रणनीति बनाई। रॉ ने भूटान सरकार को इस खतरे की गंभीरता बताई। धीरे धीरे विश्वास और कूटनीति के माध्यम से भूटान को इस समस्या से निपटने के लिए खुद तैयार किया। दिसंबर 2003 में शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल क्लियर। भूटानी सेना ने भारत की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन की मदद से लगभग 30 उग्रवादी कैंप्स को खत्म कर दिया। रॉ ने भूटानी सेना को हर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जिससे ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया। रॉ के बिना इस ऑपरेशन की नींव बहुत ही मुश्किल थी, न ही कूटनीतिक स्तर पे न ही सैनिक स्तर पर। 1980 के दशक में श्रीलंका की जमीन पर तमिलों के अधिकार को लेकर संघर्ष उठ रहा था और इस लड़ाई का सबसे उग्र चेहरा था LTTE। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का संकट नहीं था, यह एक मानवीय, राजनीतिक और रणनीतिक चुनौती थी, क्योंकि तमिलों से भारत का भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव था। ऐसे में भारत ने इस संघर्ष में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई और पर्दे के पीछे इसकी रणनीति तैयार कर रहा था रॉ। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और इसी के तहत भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन इस सैन्य मिशन की नींव पहले ही रख दी गई थी रॉ के द्वारा। रॉ ने श्रीलंका में रह रहे तमिल संगठनों पर काफी रिसर्च कर रहा था। स्टार्टिंग में रॉ ने LTTE को सपोर्ट करा ताकि वो अपने जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसको जीत पाए, पर धीरे धीरे ये संगठन उग्रवादी बनते चले जा रहे थे। एंड देन रॉ ने अपनी रणनीति बदली। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजने से पहले ही भारत सरकार को सारी चीजें पता थी कि कितने लोग हैं, कहां पर है, उनके पास कौन से हथियार है और किस ठिकाने पर वो लोग अभी अवेलेबल हैं। लेकिन रॉ का रोल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक नहीं होता है। रॉ ने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी चलाए। पोस्टर और रेडियो के थ्रू तमिल लोगों को बताया गया कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। ये युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा गया था, बल्कि विचारों, भावनाओं और संदेशों के स्तर पर भी लड़ा गया था। हालांकि यह अभियान राजनीतिक रूप से विवादित रहा और 1990 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस आना पड़ा, लेकिन रॉ की राजनीतिक सूझबूझ ने भारत की उपस्थिति और प्रभाव को बनाए रखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रॉ के कुछ खास ऑफिसर्स के कुछ कारनामों के बारे में और उसके बारे में कि क्यों भारत में रॉ को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को पता चल सके रॉ सीक्रेट एजेंसी के बारे में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।